क्या घिर चुके हैं नेतन्याहू। ये नेतन्याहू जो घर के मोर्चे पर घिरे हुए हैं, वो क्यों घिरे हैं आपको बताऊंगी। क्या ट्रंप की बात मानेंगे। ईरान ने शर्त रखी है कि उसके प्रॉक्सीज पर कोई हमला नहीं होगा, लेबनान पर कोई हमला नहीं होगा, लेकिन इस शर्त को मानने के लिए इजराइल तैयार नहीं है। नेतन्याहू ने कहा कि वो सीज फायर का समर्थन करते हैं, बशर्ते ईरान हॉर्मूज को फिर से खोल दे और हमले बंद कर दे। लेकिन नेतन्याहू का कहना है कि यह युद्ध विराम लेबनान पर लागू नहीं होता है। ऐसे में सवाल है कि युद्ध विराम कितने दिन टिक पाएगा, क्योंकि नेतन्याहू का मानना है कि ईरान हमले नहीं रोकेगा। ईरान से खाड़ी देशों को खतरा है। ईरान इस खतरे को तब तक बनाए रखेगा जब तक उसके पास यूरेनियम है। तो क्या नेतन्याहू डोनाल्ड ट्रंप की सीज फायर को मानेंगे? ईरान के साथ सीज फायर की कीमत चुकाएंगे नेतन्याहू। क्या सीज फायर से बढ़ेंगी नेतन्याहू की मुसीबतें? क्या युद्ध में सीज फायर नेतन्याहू पर बैकफायर करेगा? अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अचानक ही ईरान के साथ सीज फायर का ऐलान कर सबको चौंका दिया। लेकिन यह फैसला इजराइल के लिए बड़ा झटका साबित हुआ, क्योंकि एक तरफ तो ईरान और उसके प्रॉक्सी संगठन जीत का संदेश दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ नेतन्याहू पर सवाल उठ रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं कि आखिर इस युद्ध में हासिल क्या हुआ है। सीज फायर की घोषणा के बाद इजराइल के नेता प्रतिपक्ष याइर लैपिड ने नेतन्याहू पर निशाना साधा है। सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा है कि इजराइल ने अपने इतिहास में इस तरह की राजनीतिक विफलता नहीं देखी। आरोप लगाया कि यह इजराइल की जनता का अपमान है। इजराइल उन फैसलों के टेबल पर मौजूद ही नहीं था जो हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े थे। इजरायली प्रधानमंत्री ने इस युद्ध को लेकर जितने भी लक्ष्य तय किए थे, उनमें से एक को भी हासिल नहीं कर पाए। नेतन्याहू की अहंकारपूर्ण और लापरवाही वाली योजना की वजह से जो नुकसान हुआ, उसे ठीक करने में कई साल लग जाएंगे। हालांकि लिपिड ने इजरायली सेना की तारीफ की, कहा कि सेना ने तो अपना काम पूरा किया, इजरायली जनता ने भी मजबूती दिखाई है, लेकिन नेतन्याहू राजनीतिक और रणनीतिक रूप से पूरी तरह फेल साबित हुए। दूसरी तरफ इजरायली मीडिया और सुरक्षा अधिकारियों ने भी इस फैसले पर गहरी नाराजगी जताई है। इजराइल के चैनल 12 ने खबर दी कि ईरान ने सीज फायर समझौते में लेबनान को भी शामिल करने पर जोर दिया है, जिसे इजराइल बिल्कुल स्वीकार नहीं करना चाहता है। इजरायली रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज पहले ही कह चुके हैं कि हिजबुल्लाह के साथ इजराइल की लड़ाई युद्ध विराम से अलग है, लेकिन ट्रंप के फैसले ने इजराइल को मजबूर कर दिया है कि उसे भी सीज फायर का सम्मान करना पड़ेगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल सीज फायर का पालन करेगा, लेकिन हिजबुल्लाह के खिलाफ अपनी लड़ाई को अलग रखेगा। लेकिन इजराइल में बनते हुए हालात से साफ है कि सीज फायर ने नेतन्याहू की मुसीबतों को बढ़ा दिया है। जो अब तक साथ खड़े थे, वो अब सवाल उठा रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या हॉर्मूज खुल गया है, क्योंकि ईरान कह रहा है हमारा दबदबा रहेगा, ट्रंप कह रहे हैं कि हॉर्मूज खुल गया है। सवाल यह है कि डोनाल्ड ट्रंप की अगर धमकी फिर से आ रही है और जेडी वैंस कह रहे हैं कि हमने अभी भी ईरान को अपनी मुट्ठी में जकड़ा हुआ है, तो फिर जीत किसकी, हार किसकी? आपको बताती हूं, थोड़ी देर पहले मैंने अमेरिका और ईरान के हमारे मेहमानों से बात की थी, और वो क्या कह रहे हैं जरा सुन लीजिए। हमारे साथ ईरान से नजर अब्बास रिजवी साहब जुड़ रहे हैं और अमेरिका से डॉक्टर धीरज कौल जुड़ रहे हैं। मैं सबसे पहले धीरज जी के पास जाऊंगी। धीरज जी, सीज फायर हो गया, लेकिन सीज फायर के बाद ईरान में जश्न चल रहा है। ईरान कह रहा है हम जीत गए हैं, ईरान कह रहा है अभी भी डेथ टू अमेरिका, वहां पे नारेबाजी हो रही। जी हाँ, देखिए आईआरजीसी का कंट्रोल अभी भी वहाँ स्ट्रांग है और मीडिया प्रोपेगेंडा चल रहा है। मुझे लगता है इसमें बहुत कुछ डॉक्ट्रिन वीडियोस दिखेंगे, एआई जनरेटेड दिखेंगे, और लोग भी जो आ रहे हैं, मत भूलिए कि आईआरजीसी की अभी भी आयरन ग्रिप और कंट्रोल है वहाँ पे, और बाहर से भी मिलिशिया बनाया गया है टू कंट्रोल कॉमन पीपल। लेकिन ये एक्चुअली आई वेलकम दिस ट्रूथ बिकॉज एक रे ऑफ होप है, क्योंकि सबसे ज्यादा नुकसान इसमें एक कॉमन ईरानियन का हो रहा था, उसके बाद जो गल्फ के रहने वाले हार्ड वर्किंग लोग हैं उनका हो रहा था। वॉर में आज तक किसी का भला नहीं हुआ है। ओवरऑल एक वेलकमिंग स्टेप है, पर ये प्रोपोगेंडा वॉरफेयर भी है साथ में, आप देख रही हैं, तो आई विल टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट जो आप ये देख रहे हैं। आप कह रहे हैं कि ये प्रोपोगेंडा है, लेकिन मैं एक बात ये पूछना चाहती हूँ रिजवी साहब से। रिजवी साहब, जब पीट हेग्सेथ ये कहते हैं कि अमेरिका की मुट्ठी में है ईरान की किस्मत, वो अभी भी ये आपको बता रहे हैं कि आप उनके शिकंजे में हैं,
तो क्या ये सीज फायर चल पाएगा? मैं कह रहा हूँ कि अभी धीरज साहब ने बात कही कि आवाम पब्लिक और IRGC के पीछे डिस्कनेक्ट है, इससे समझ में आ गया कि धीरज साहब बहुत मजबूरी में इस डिबेट में आ रहे हैं। उनको बिल्कुल भी अपडेट नहीं है ईरान में चल क्या रहा है। मैं आपके माध्यम से और मुख्तलिफ चैनल्स पे बात बताता रहा हूँ, वीडियोस भी शेयर करता रहा हूँ कि पिछले 40 दिनों से पूरी तरह से ईरान की पब्लिक सड़कों पे है, IRGC गवर्नमेंट और निजाम के सपोर्ट में है, कोई भी यहाँ पे डिस्कनेक्ट नहीं है। अगर डिस्कनेक्ट कहीं है तो वो ट्रम्प और उनके एडमिनिस्ट्रेशन में है। उन्होंने जनरल्स को निकाल दिया, उनका मीडिया कुछ और कह रहा है, CIA FBI कुछ और कह रही है और उनके जो मिनिस्टर हैं वो कुछ और कह रहे हैं। इसलिए उनकी किसी भी बात को सीरियस नहीं लिया जा सकता है। साथ साथ उन्होंने कहा कि एनर्जी डिस्ट्रप्शन हो जाएगा, तो क्या ये बात पहले से यूएस को नहीं पता थी कि अगर जंग हुई, अगर अटैक किया गया ईरान के ऊपर तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होगा, बाब मंदब बंद होगा? तो पहले से बातें सब क्लियर थी, लेकिन इतने अपरिपक्व हैं ट्रम्प कि किसी दूसरे के कहने पे, ट्रम्प के कहने पे उन्होंने ईरान के ऊपर हमला शुरू किया और पूरी दुनिया को एक एनर्जी संकट के अंदर ढकेल दिया। अभी भी ये बयानबाजी जो हेक्सेट की आ रही है कि हमने गर्दन से पकड़ रखा है, फना कर रखा है, इससे समझ में आता है कि अभी भी इनको कायदे से समझ में नहीं आ रही है कि पर आप लोग तो कह रहे हैं ईरान कह रहा है हम जंग जीत गए। इनके 13 से 14 जो इनके बेसेस है पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं। इनका मिसाइल इंटरसेप्शन जो सिस्टम है तबाह हो चुका है, राडार तबाह हो चुके हैं, आयरन डोम तबाह हो चुका है। इनके इंटरेस्ट बैंकिंग हो चाहे वो इसीलिए आप लोग कह रहे हैं कि हम ये जंग जीत गए। रिजवी साहब, ईरान जो कह रहा है सड़कों पर उतर कर, इस पर कोई भरोसा कर रहा है क्या कि ईरान ये जंग जीत गया और अमेरिका हार गया? आप देखिए बिल्कुल जीत गया है। इस जंग को शुरू करने का सबसे बड़ा हदफ था कि तख्ता पलट कर देंगे, लेकिन आज जो कंडीशन है इतनी ज्यादा स्ट्रांग है ईरान की हुकूमत, इसका ज्यादा इतना ज्यादा सपोर्ट है। कल ट्रंप ने कहा कि हम 10 गुना ज्यादा हमला कर देंगे, सिविलाइजेशन बर्बाद कर देंगे। दो बराबर पब्लिक जो है सड़कों पे उतर रही। अपने एनर्जी सेक्टर्स के ऊपर उन्होंने ह्यूमन चेन बनाना शुरू किया। इतना ज्यादा कनेक्ट है यहाँ की पब्लिक अपनी हुकूमत के साथ, और जिस तरह से बैकआउट किया है, बार बार यूटर्न मारते रहे, एक ट्वीट कुछ डाला फिर कुछ डाला, आखिर में आके पूरी तरह से सरेंडर हुए हैं ईरान की 10 शर्तों के ऊपर। ईरान में नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का स्टेटमेंट जरूर सबको पढ़ना चाहिए। मैं एक बार धीरज जी से पूछ लेती। धीरज जी, 10 शर्तें क्या मान ली है या इन पर बात होनी है अभी? जी, इनके ऊपर बात होनी है अभी तो मेन जो हमारा मुद्दा था कि हरमुज को खोला जाए, वर्ल्ड स्टैग्फ्लेशन की तरफ ना घुसे, और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज जो कि फॉसिल फ्यूल पे पूरी डिपेंडेंट है, हरमुज और रेड सी के थ्रू आती हुई, उनके इकोनॉमी पे थोड़ा ज़्यादा फर्क ना पड़े, क्योंकि यहाँ पे भी हमारे बहुत बड़े इंटरेस्ट हैं। लेकिन मैं बहुत फैसिनेटेड हूँ, जैसी स्टोरी आपके एक्सपर्ट वहाँ से बुन रहे हैं उसमें मुझे लगता है इनका ही बहुत बड़ा डिस्कनेक्ट है। आप देखिए, हिंदी में बोलते हैं क्या, हाथ कंगन को आरसी किया, सॉर्ट ऑफ थिंग। आप कुछ हफ्ते रुक जाइए, आपको रियल वीडियोस वहाँ की जब रिपोर्टिंग दिखेगी, जब वहाँ पे इंटरनेशनल मीडिया जाके दिखाएगा कि क्या क्या मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे डैमेज हुआ है और जो पब्लिक का डैमेज हुआ है, आई एम टोटली अगेंस्ट इट। ये डेफिनेटली वॉर क्राइम की श्रेणी में आ सकता है। मैं खुद इस टाइम कैलिफोर्निया सिलिकॉन वैली से हूँ। बहुत बड़ा प्रेशर है ट्रंप के खिलाफ कि ऐसे स्टेटमेंट आप क्यों देते हैं, क्योंकि इससे अमेरिका की साख को फर्क पड़ता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ही इज नॉट अ सीजन्ड पॉलिटिशियन, वो बोलते पहले हैं और वो बाद में डैमेज कंट्रोल होता है। लेकिन इसके बावजूद मैं ये बोल सकता हूँ कि ये कहीं से भी आपको अमेरिका की शिकस्त या ईरान की, लेकिन क्या हॉर्मुज खुल गया? क्या हॉर्मुज खुल गया? क्या वहां रजीम चेंज हो गया? आप तो अभी भी अराक्ची साहब से ही बात कर रहे हैं, पेजेश्किन साहब से ही बात कर रहे हैं। जी हाँ, हार्मुज के का खुलना इज द फर्स्ट कंडीशन। वो खुलेगा ही मुझे लगता है अगले 24 से 48 घंटे में। और जो आपने एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट उस टाइम बोला था, टेक्निकल डिफिकल्टीज, आप जानती हैं वो टेक्निकल डिफिकल्टीज क्या है? इतनी ज्यादा माइन बिछा रखी है कि वहां की नेवी को ही एस्कॉर्ट करना पड़ेगा एक शिप। तो अगर एक टाइम में 8-10 शिप जा सकते हैं तो इस टाइम कुछ गिने चुने शिप गुजर सकते हैं ताकि माइन डेटोनेट ना हो। और इस बीच जो बड़ी खबर आ रही है वो भी ये बता दूं कि इजरायली वायुसेना का लेबनान की राजधानी बेरूत पर बड़ा हमला है। बेरूत के कोला इलाके पर भीषण हवाई हमला। आप सोचिए, नेतन्याहू नहीं रुक रहे हैं। ये पूरा जो सीज फायर, युद्ध विराम हुआ है, उसमें इजराइल पर ऐसा लग रहा है ये लागू नहीं है। रेड क्रॉस के मुताबिक इस हमले में 80 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 200 से ज्यादा लोग घायल हैं। हमले के बाद हर ओर तबाही का मंजर है। बेरूत में पड़े पैमाने पर राहत और बचाव अभियान चल रहा है। लेकिन आप सोचिए, सीज फायर में इजराइल शामिल नहीं, बल्कि इजराइल में नेतन्याहू के विरोध में जो विपक्ष के नेता हैं वो कह रहे हैं कि आपको तो बुलाया भी नहीं सीज फायर के लिए, आपको तो इस समझौते में शामिल भी नहीं किया। तो सोचिए, इस वक्त इजराइल इस सीज फायर को नहीं मान रहा है और वो अपने हमले जारी रखे हुए हैं। इस युद्ध विराम की वजह से अगर नेतन्याहू फंसते हुए दिख रहे हैं तो अमेरिका भी घिरता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि ईरान खुद को एक विनर बता रहा है।
ईरान कह रहा है कि इस युद्ध में अमेरिका को झुकना पड़ा। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल दावा कर रही है कि ईरान ने अपने लगभग सारे लक्ष्य हासिल कर लिए हैं, जबकि दुश्मनों को ऐसी नाकामी मिली है जो इतिहास में दर्ज हो गई। आपको एक तस्वीर दिखाती हूं। यह कार्टून बुल्गारिया में ईरान के दूतावास ने पोस्ट किया। इस तस्वीर में हॉर्मुज स्ट्रेट को दिखाने की कोशिश की गई। ईरान का हाथ ट्रंप की गर्दन पर है और यह मैसेज देने का प्रयास है कि ट्रंप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में फंस गए हैं। कैप्शन में क्या लिखा हुआ है? ट्रंप नाउ, यानी अब ट्रंप की यह हालत है।